नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज देश भर में बजरंग बली की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल यह मामला राजनीति से जुड़ा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वहां पर कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात क्या की। बीजेपी ने कहा यह तो बजरंग बली के भक्तों का अपमान किया जा रहा है, बजरंग बली का अपमान किया जा रहा है। अब ये तो राजनीति है, पर एक बजरंग और है। 11 दिन से पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। मैं बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम पहलवानों की बात कर रहा हूं। आज मौसम बिगड़ा हुआ है, परसों भी मूसलाधार बरसात हुई थी, लेकिन फुटपाथ पर, सड़क पर दिन और रात धरने पर बैठे हैं, वहीं सोने को मजबूर भी हैं, मच्छरों के बीच। देश की आन बान शान बढ़ाने वाले हमारे पहलवान इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन देश में तो चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। इस वक्त एफआईआर दर्ज हो गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद। एफआईआर दर्ज हुए भी 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी, जिस पर आरोप लग रहे हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, उनसे कोई पूछताछ ही नहीं की अभी तक दिल्ली पुलिस ने। यह दैनिक भास्कर का आज का उनका इंटरव्यू है, दैनिक भास्कर में छपा, और पूछा गया कि 2 एफआईआर हो गई हैं, आपसे पूछताछ हुई क्या? तो वो कहते हैं कि अभी तक तो नहीं, और मैं खुद संपर्क कर नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के मामले की देखरेख में पूरा मामला चल रहा है। पर यह गजब है, अजब है। यौन शोषण के गंभीर आरोप एक शख्स पर लगते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है, बयान दर्ज करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। और उधर ये जो पहलवान बैठे हैं धरने पर, वो कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस देरी कर रही है, जानबूझकर हीला हवाली कर रही है। बयान इसलिए दर्ज नहीं करवाए जा रहे क्योंकि ताकत और पद का दुरुपयोग किया जा सके, पीड़ितों को तोड़ने के लिए। दिल्ली पुलिस ने वैसे पीएसओस भी दिए इन पहलवानों को, लेकिन उन्होंने लौटा दिया कि जंतर मंतर पर भी देश के दिल में बैठे हैं, वहां भी सुरक्षित अपने आप को महसूस ना कर पाए तो फिर आजाद भारत में रहने के मायने ही क्या? पर क्या यह सामान्य प्रक्रिया है? और इसी इंटरव्यू में एक और बात कही। सवाल पूछा गया ब्रजभूषण शरण सिंह से कि क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप से आपकी बात हुई है, किसी ने संपर्क साधा? उन्होंने कहा शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। यानी कि यह मुद्दा बातचीत करने लायक है ही नहीं। किसी भी सरकार में, किसी भी पार्टी में अगर उनके कद्दावर नेता 6 बार के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इतने गंभीर आरोप लग जाएं तो बातचीत तो होगी, सवाल जवाब होंगे, सफाई तो मांगी जाएगी। सन्नाटा, खामोशी। चुनाव में व्यस्त हैं अभी सभी, चुनाव जीतना है। इंसाफ की लड़ाई को लेकर कोई संवेदनशीलता यहां पर नहीं दिखाई जाती। और ये हमारी बच्चियों के, हमारे बेटियों के यौन शोषण के आरोप हैं। और एक एफआईआर जो आप जानकारी रखते ही हैं, पॉक्सो के तहत है, यानी कि लड़की नाबालिग थी, 18 साल से कम उम्र की, जिसमें अमूमन एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो जाती है।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, खेल मंत्री से लेकर या किसी भी मंत्री ने ब्रजभूषण शरण सिंह से बात नहीं की। और ब्रजभूषण शरण सिंह, चलिए जी, आरोप आप पर लगे, आप निपटो, पर जो आरोप लगा रही हैं, जो पीड़िता हैं, उनसे भी कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में देते हुए एक बात कबूली भी। यह अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक महिला पहलवान जो अपने पिता से बात करना चाहती थी, लेकिन मोबाइल फोन की कमी चल रही थी उस वक्त, तो मैंने अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए उसको दे दिया, उसकी बात कराई, और बात करने के बाद मैंने उसे गले लगा लिया। ऑन रिकॉर्ड ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं, मैंने उसे गले लगा लिया। लेकिन जब वो असहज महसूस करने लगी तो मैंने उससे कहा कि एक पिता की तरह गले लगा रहा हूं। अब आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, कोई फोन करा दे, मैं भी एक चैनल में हूं, बहुत सारी यहां पर मेरी कोलीग्स काम करती हैं, कोई मेरी बच्ची की उम्र की, मैं उसको फोन दे दूं, बाद में गले लगा लूं कि बेटा मैं तो बाप की तरह गले लगा रहा हूं। यह नाकाबिले बर्दाश्त है और खुद मान रहे हैं। Who gave you the right? You're not a father. इस बात का भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और आज एक और अहम घटना हुई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मैंने कई बार जिक्र किया है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा, नामचीन एथलीट, देश की शान बढ़ाई, महान एथलीट मैं मानता हूं। कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था, हिंदी उनकी कमजोर है, अंग्रेजी में बयान दिया था, that these wrestlers sitting on the streets are tarnishing the image of the country. देश की छवि को बट्टा लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं देश को। It is an act of indiscipline. यह अनुशासनहीनता है। आज शायद अंतरात्मा ने कुरेदा, तो पहलवानों से मिलने आई, आधा घंटा उनके साथ बैठी, समाधान कुछ नहीं लेकर आई, सरकार की तरफ से भी कोई संदेशा नहीं था। हां, समर्थन देने आई कि मैं तो आपको समर्थन देने आई हूं। अब समर्थन तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम इंसाफ की तरफ कुछ कदम भी उठाते दिख रहे हैं? या राजनीतिक जो आरोप लग रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि देखिए मैंने कानून बदल दिए, ट्रायल्स की बात की, मेडिकल की बात की, ये खिलाड़ी वो काम करना ही नहीं चाहते और इसीलिए मुझ पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। 12 साल तक चुप क्यों रहे? विनेश फोगाट ने इस बारे में एक लंबी सूची जारी की है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो जानकारी उनके मुंह से ही मैं फिर से सुनना चाहूंगा। और महावीर फोगाट दंगल फिल्म से जो मशहूर हुए और अंकल हैं विनेश फोगाट के, बबीता और गीता फोगाट के पिता हैं, अब वो भी सामने आ गए हैं। बबीता फोगाट, दो जो कमेटी बनी थी, एक खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी और एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कमेटी। कमाल की बात यह है, ये 3 महीने पहले कमेटी का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट सामने आई ही नहीं है। ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं कि ढांचागत त्रुटियां थी या हैं, उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है, संपर्क और बेहतर करने की जरूरत है। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ही नहीं, पर पूरी रिपोर्ट सामने ही नहीं आई है। बबीता फोगाट दोनों ही कमेटी की सदस्य थी। उन्हीं के पिता महावीर फोगाट कह रहे हैं
कि गठित कमेटी ने न्याय नहीं किया और ना ही रिपोर्ट आई है। 2014 में कुछ और आरोपों के बारे में हम जानते थे, हम कुछ नहीं कहना चाहते थे क्योंकि करियर दांव पर था। मेरी 3 बेटियां हैं, उनको सिलेक्ट ही नहीं करते। मैं इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा हूं। हालांकि बबीता फोगाट वो फ्लिप फ्लॉप कर रही हैं बहुत कुछ, और बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो चैनल पर आएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कन्नी काट कर निकल जाती। तो तह में तो जाना होगा ना, क्या राजनीति से प्रेरित है? फोगाट परिवार क्या कब्जा करना चाहता है कुश्ती संघ पर? उनमें से बबीता फोगाट तो बीजेपी की उम्मीदवार थी चरखी दादरी से 2019 के जो हरियाणा के लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए। योगेश्वर दत्त एक और जो कमेटी के सदस्य हैं, वो बड़ौदा से, हरियाणा में ही गोहाना के साथ है बड़ौदा, वहां से विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार थे। तो जब राजनीति के आरोप लगते हैं, ये भी थोड़ा असमंजस में आम आदमी को डालते हैं। पर राजनीति से इतर क्या इंसाफ होना चाहिए? ये देश की बेटियों के सम्मान की बात भी है और खेल की आन बान शान की भी बात है। आरोप गलत हैं तो खिलाड़ियों को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन जो आरोपी है उससे जांच शुरू भी ना हो तो हम इंसाफ की राह पर जा रहे हैं क्या? इसी पर मैं आज चर्चा करूंगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, एफआईआर दर्ज, बृजभूषण के बयान कब होंगे दर्ज, और पहलवान इंसाफ को त्रस्त, नेता चुनाव में मस्त, राजनीति में मस्त। चर्चा में मेरे साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री हैज हैड, यशोवर्धन आजाद, देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक और जाने माने क्रिमिनल वकील भी हैं, के मनन। जगमती सांगवान इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हैं, महिलाओं के हक के लिए लगातार लड़ती रहती हैं। चैंपियन मैराथनर डॉक्टर सुनीता गोदारा और विनेश फोगाट इस चर्चा में जुड़ गई हैं। विनेश, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस देरी कर रही है इंसाफ में। आपको किस बात को लेकर भरोसा नहीं हो पा रहा है? एफआईआर तो दर्ज हो गई है। सर देखिए, दिल्ली पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की थी तो 28 अप्रैल को किया था, और उसके बाद से उन्होंने बयान दर्ज स्टार्ट ही नहीं किए करने के लिए। जब कल हमने कॉन्फ्रेंस किया है तब तक दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज नहीं किए थे, और वो मतलब आगे बढ़ा रही है टाइम, जितना टाइम आगे बढ़ सकता है। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बचाया जाए या कैसे हमारा हौसला तोड़ा जाए सब खिलाड़ियों का, कैसे बृजभूषण को सेव किया जाए। तो उसी के ऊपर इर्द गिर्द सारी चीज़ें अभी भी चल ही रही हैं। आपने ये भी आरोप लगाया कि खिलाड़ियों को दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए ये हीला हवाली हो रही है, ये देरी हो रही है। क्या जो 7 पहलवानों ने जो शिकायत की है उनमें से एक नाबालिग भी हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है कि उनको डराया धमकाने के, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, या आप अंदाजा लगा रही हैं? नहीं सर, अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं। जो आपको भी पता है कि जो भी लड़कियों की आइडेंटिटी थी वो किसी को नहीं पता थी, किन लड़कियों ने कंप्लेंट्स किया है, और उनमें से 1-2 लड़की के जो आधार कार्ड या पासपोर्ट का जो भी कॉपी है वो सर्कुलेट किया गया कि ये लड़की कहाँ से है, इसका फैमिली बैकग्राउंड पता करो और कैसे भी करके उसको सेटल करो। तो वो सब व्हाट्सएप पे किसी ने ट्राई किया था, और वो सब प्रूफ है हमारे पास में जो ऑलरेडी दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी लीगल टीम ने शायद किया है कुछ। आपने और आपके वकील ने, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, आप सील बंद लिफाफे में कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। उधर से तुषार मेहता दिल्ली पुलिस की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी को भी दे दीजिए। आपने कहा ले लीजिए।
तो ऐसी वो क्या जानकारी है, कुछ अंदाजा अगर आप दें, क्योंकि मामला न्यायालय में है और वो सीलबंद लिफाफे में आप देना चाहते हैं, क्या कुछ आरोपों की और सूची बढ़ने वाली है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश? सर देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें चल रही हैं हम उसको ओपनली बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, और मोस्टली इस चीज़ का तो जवाब लीगल टीम ही दे सकती है। हम जो भी हमारे साथ में जो भी सिचुएशन आ रही है या जैसा भी हो रहा है, तो हम हर चीज़ की जानकारी उनको दे देते हैं कि ऐसे हो रहा है या ऐसे बिहेव कर रहे हैं या कोई भी छोटी से छोटे इन्फॉर्मेशन। तो हमें पता नहीं किस चीज़ का दिया गया है, लेकिन वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। हम तो इधर धरने पे बैठे हैं, तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि क्या दिया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं, विनेश खास आपका नाम लेते हुए, कि मैंने नियमों में बदलाव कर दिया, कैंप में वही खिलाड़ी जाएगा जो नेशनल या ओपन नेशनल खेलेगा, चोट लग जाए तो मेडिकल होना चाहिए। ये लोग ना नेशनल खेलेंगे, ना ओपन नेशनल खेलेंगे, ना मेडिकल के लिए तैयार हैं। नहीं, मतलब वो तो वही बात है, अपनी चीज़ों को दबाने के लिए वो ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा है। रूल्स क्या, मतलब नेशनल खेलेंगे तभी तो नेशनल कैंप में आएंगे। आज तक मैं 2009 से मैं खेल रही हूँ रेसलिंग इंटरनेशनल लेवल पे, प्रोफेशनल रेसलिंग में आप बोल सकते हैं। उसके बाद से आज तक मैंने 3-4 नेशनल स्किप किए हैं, और वो भी कभी इंजरी हुई है या कोविड का जो टाइम पीरियड आया था वो टाइम पीरियड में। और हमेशा मैं नेशनल कैंप में रही हूँ, हमेशा मैंने हर ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है। इंडिया में कोई ऐसा कभी भी कंपटीशन नहीं हुआ कि मैं बिना ट्रायल के या बिना नेशनल खेले ही मैं किसी कंपटीशन में गई हूँ, या मतलब किसी दूसरे खिलाड़ी का हक मार के मैं कहीं पे गई हूँ। हर फेयर तरीके से हम खेले हैं, आगे भी खेलते रहेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम अब मेरे भाई बहन हैं, जितने भी हम हैं सभी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सभी की फैमिली वैसी फैमिली है जैसी मेरी है। सभी गरीब परिवार से आते हैं रेसलिंग में, और सभी का हक है फेयर ट्रायल का या फेयर खेलने का। तो मतलब कभी भी आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है लाइफ में, और मैं चाहूँगी कि कभी भी मेरे मन में ऐसी भावना ना आए कि मैं रेसलिंग के मैट पे जब जाऊँ तो किसी का दूसरे का दिल दुखा के या किसी का हक मार के मैं उस मैट पे जाऊँ। हाँ, लेकिन मैं अपनी जो मेहनत करी हूँ उसका मेरे को मिलना चाहिए रिजल्ट, बस इतनी भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं हम। विनेश, कई लोगों के ना एक अजीबोगरीब बीमारी भी होती है, पेट में दर्द बहुत जल्दी होने लगता है। आपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होती देखी होंगी अपनी खुद की, कि एक तरफ तो आप जंतर मंतर पर फुटपाथ पर बैठी हैं, खांस रही हैं, परेशान हैं, 11 दिन हो गए, और दूसरी तस्वीर लगा दी जाती है कि विनेश फोगाट कुछ और खिलाड़ी साथ में वो फैंसी से रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं, कि ये लाखों कमाते हैं, दिखावे के लिए जंतर मंतर पर बैठ जाते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। ये तस्वीरें देखते हैं तो क्या गुजरता है आपके मन में? देखो सर, जंतर मंतर पे बैठे हैं नहाने धोने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, तो हम रोड पे तो चेंज नहीं करेंगे। लड़कियां हैं, हमें भी एक आत्मसम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो जंतर मंतर पे तो चेंज करने से रहे कुछ भी। दिन में सुबह जाते हैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे को शाम को जाते हैं कि थोड़ा सा हम कपड़े चेंज करके आए, फ्रेशन अप हो गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो पिक्चर वायरल हो रही है उसमें मैं तो हूँ ही नहीं जो वो वायरल की जा रही है। वो अलग, मैं वही नहीं, बस वही है कि ऐसे लोगों की मानस जी नहीं, बात जारी रखिए। जी, और रही बात सर, मतलब ये कोई ऐसे थोड़ी दिखा रहे हैं कि हम तो देखो बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, हमें तो खाना भी नसीब नहीं होता है, हम तो खाना मांगने के लिए जंतर मंतर पे आए हैं। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो अरे गरीब परिवार से आते हैं, अपनी मेहनत की दम पर, अपने माता पिता के आशीर्वाद के चलते पसीना बहाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, तो ये रुतबा भी कमाया, और एक जिंदगी आसान हो जाए उसके लिए 2 पैसे मिल गए तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? गुस्सा नहीं आता इस बात पर कभी विनेश? बस वही ना, वो आईटी सेल लगा रखे ना सर पीछे, वो क्योंकि उनको इतने बड़े ब्रजभूषण जैसे गुना तो हमारे पास मिल नहीं रहे हैं, तो वही कि ये खाना खा रहे हैं। 2-2 रुपए के ट्रोल हैं ये, 2-2 रुपए के ट्रोल हैं ये। कैसे रोक दूं? नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये 2-2 रुपए के ट्रोल हैं। पर यहां पर एक और सवाल जो आपसे पूछा जाता है और जिसका खुलकर अभी जवाब नहीं आया, 12 साल आप चुप क्यों रहे विनेश? अगर ये इतने सालों से सिलसिला चल रहा था, आप 2012 का भी, 2014 के कैंप की बात करती हैं, परमजीत मलिक का भी, उनकी पत्नी को भी अगले दिन निकाल दिया गया, किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? अब क्यों?
देखो सर, 2012 में एक केस हुआ था, मैं बता रही थी, वो कल भी हमने कॉन्फ्रेंस में वही बात की थी। तभी उस मामले को 24 आवर्स में ही दबा के ब्रजभूषण ने डरा के लड़कियों को पीछे कर दिया था। फिर दूसरा इंसिडेंट हुआ था 2014 में, तब उनकी वाइफ का नाम काट दिया था, परमजीत मलिक जो है। आज उसके बाद वो कभी कोई कंपटीशन नहीं खेल पाई थी। तो कैसे मतलब हम बोले, क्योंकि उस वो लेवल आप ये देख लो ना, मैं वर्ल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, हर तरीके के मैंने मेडल ले लिए हैं। बजरंग ओलंपिक मेडलिस्ट है, साक्षी ओलंपिक मेडलिस्ट है। जब हम आज रोड पे बैठे हैं इतने मेडल जीतने के बाद भी, तब भी उस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। हम ऐसे टाइम पे बोलते जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारी आवाज़ ही नहीं थी, ना हमारी इतनी औकात थी कि हम बोले और कोई भी हमारे साथ में खड़ा हो जाए। अब तो पूरा देश भी साथ में खड़ा है, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो अब सोचो उस टाइम हमारे पास में क्या सिचुएशन थी। हम सब कुछ अपना दाव पे लगा के रेसलिंग में आए थे। मेरी फैमिली ने अपना सब कुछ लगा दिया कि मेरी बेटी कैसे पहलवान बन जाए, और वो रेसलिंग वो बंदा उसी टाइम छीन ले तो घर वाले कहाँ किसके आश्रय में खाना खाएंगे या किस चीज़ के सारे वो अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो रेसलिंग हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। आज हम इस मुकाम पे हैं कि आज अगर हमसे कुछ भी छीन लिया जाए तो हमारी फैमिली के पास 2 रोटी खाने को हैं। इस संतुष्टि से हम मर भी सकते हैं कि हमारी फैमिली, हम चले भी जाएंगे तो दुखी नहीं होगी। इसलिए वो हिम्मत लड़ाई की अभी आई है कि इतने साथ में हो रहे ना, साथ में एकदम से ये हुआ है कि अभी बहुत अंत हो गया हर चीज़ का, कि पहले 1 लड़की, फिर 2 लड़की, फिर 3 लड़की, फिर बढ़ते बढ़ते अभी ऐसे हो गया कि कोई भी लड़की बच नहीं रही है। एक भी लड़की ऐसी सिंगल ऐसी नहीं है जो वो आदमी उसके ऊपर ट्राई नहीं कर रहा है या उसको मोलेस्ट नहीं कर रहा है। ये तो ऑन रिकॉर्ड एक कैमरा पर, एक टीवी चैनल पर कह दिया कि मैंने गले लगाया था एक बच्ची को, वो अपने पिता से बात करना चाह रही थी तो फोन दिया। पर यहाँ पर आप जो परिवार की बात करती हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं, विनेश, ये फोगाट परिवार कब्जा करना चाहता है भारतीय कुश्ती संघ पर। अब आपके अंकल हैं महावीर फोगाट, उनकी बेटी है बबीता। ये मतलब बबीता तो बीजेपी की तरफ से चरखी दादरी से चुनाव लड़ी है। ये आरोप जो लगाए जाते हैं, महावीर फोगाट आपके साथ खड़े हैं, बबीता फोगाट इधर की उधर अभी हो रही हैं कई दिनों से। ये कौन सी राजनीति है? सर देखिए, वो सबका अपना पर्सनल एक रीजन होता है, सबका अपना पर्सनल व्यू है, सबका एक अपना ईमान होता है। तो हम एज ए रेसलर यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने पहले रेसलिंग किया है वो आज पॉलिटिक्स में है, तो शायद उनके लिए पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेसलिंग से। उनके पिता पर आपके साथ आ गए, आपके अंकल। तो हम किसी चीज़ के हाँ जी, तो वो साथ में खड़े हैं, तो मतलब एक हौसला बढ़ा है कि चलो फैमिली तो हमारे साथ में है। कुछ लोग हमारे, आप ब्रजभूषण जो बोल रहे, देखो ना, हमारी फैमिली में ही हमारी विचारधारा एक नहीं है, तो वो कौन सी वो फैमिली कहाँ से कब्जा कर सकती है जब हम कुछ लोग गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, कोई गलत के साथ में बैठा है। तो और रही बात, ब्रजभूषण खुद कब्जा करे बैठा है रेसलिंग के ऊपर। खुद ब्रजभूषण प्रेसिडेंट है, उसका लड़का है जो उपाध्यक्ष है, उसके दामाद हैं, या उसका लड़के का जो साला है या कौन है, मुझे तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है। 5-6 लोग तो उनकी फैमिली से ऐसे हैं जो रेसलिंग में हैं आज के दिन एक्टिव, किसी ना किसी पद पे हैं। तो कब्जा तो उन्होंने कर रखा है रेसलिंग पे, हम कहाँ से कब्जा करेंगे। तो कल अभी इंतजार करते हैं सीलबंद लिफाफे में क्या कुछ जानकारियां आप साझा करती हैं। पर यशोवर्धन आजाद, 5 दिन हो गए, 28 अप्रैल 6ठा दिन है, को एफआईआर दर्ज हो गई थी। 2 एफआईआर, एक पॉक्सो के तहत, दूसरी 354, 354A, 354D और 34 आईपीसी की। अब मुझे और दर्शकों को यह प्रक्रिया समझाइए। यौन शोषण जैसा गंभीर मामला, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने तो अभी तक मुझे संपर्क ही नहीं साधा, मुझसे कोई पूछताछ ही नहीं हुई। यही होती है जांच की प्रक्रिया? जांच की प्रक्रिया के बारे में तो बाद में बात करें, उसके पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा की इन लड़कियों पर पूरे देश को गर्व है, और बड़े शर्म की बात है कि पूरे देश के लिए कि जब ये बहादुर बच्चियां सड़क पर बैठी हैं एक न्याय के लिए, एक इंसाफ के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि एफआईआर की जहां पर बात होती है तो पहले तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसके पहले हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। हमारे सामने इतने अच्छे मेरे दोस्त वकील बैठे हैं, मनन साहब, वो भी आपको बताएं कि ये सही है कि ललिता कुमारी के केस में
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बहुत देर से कोई कंप्लेंट दिया गया हो या वो करप्शन का केस हो वगैरह वगैरह, जहां पर कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को एस्टैब्लिश करने में थोड़े से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता है, तो वहां तो ये बात सही है। लेकिन जहां एक बच्ची ने, एक माइनर ने पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराया है और बाकी बच्चियों ने भी कराया है, सबसे तो हैरानी की बात यह है, मनन साहब मानेंगे मुझसे, कि एक मजिस्ट्रेट के जो बयान जो मैंडेटरी हैं 3 दिन के अंदर वो करा दिए जाने चाहिए, वो भी ये कराए गए हैं या नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम। नंबर जब 2, संपर्क ही नहीं किया तो कहां कराए गए? जब यही मैं कह रहा हूं कि जब बयान ही नहीं लिए गए हैं तो और कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, इसका अर्थ ये है कि ये पूरा जो प्रकरण है वो लिम्बो में है। और बात घूम फिर के संदीप जी उसी पे आती है जिस पे हम और आप बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं, क्या इस पुलिस इस प्रकरण में निष्पक्ष रूप से विवेचना कर सकती है या नहीं? और इस सवाल पे हम जितना भी डिबेट करें वो कम है। ये लड़कियां कह रही, दूसरी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आपने एक पूछा प्रश्न विघ्नेश ने, जिसने इतनी संयत भाषा में और इतने धैर्य से आपको जवाब दिया, और आपने ये कहा कि ये जब प्रकरण हो रहे थे 2012 से 2015 से, तो उस समय क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया, उस कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल किए गए? संदीप जी, आपको और हमको मालूम है, मी टू मूवमेंट आपने अमेरिका में देखा होगा, 20 साल पहले के प्रकरण, 14 साल पहले के प्रकरण आज वो न्यायालय में है और सजाएं मिल रही हैं। सवाल ये है कि जब आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि आप ये कि कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकें, और उस बच्ची ने बिल्कुल सही कहा, जब हम एक मेडल तक नहीं जीते हैं, जब हम एक बिल्कुल ऑर्डिनरी कार्यकर्ता के रूप में घूम रहे हैं, कौन हमारी सुनेगा? और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस आपके संवाद में आई, वो ये है, इन पे ये आरोप लगाया गया कि ये नेशनल्स नहीं खेलती हैं। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो कोई रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेलते, और वो तो पैसे के लिए नहीं खेलते, जबकि इन लोगों ने इसलिए नहीं खेला, मुझे मालूम है, कोविड के समय में और ऐसी जो प्रतियोगिताएं जो चल रही थी उनके चलते। ये किस तरह का आरोप है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। 3 चीजें होनी चाहिए थी संदीप जी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस कार्यक्रम को आज अपने इसमें कार्यक्रम में लिया है, क्योंकि आपके कार्यक्रम को पूरा देश देखता है। सबसे पहले, अगर आप में विश्वास मत आप खो चुके हैं उन्हीं खिलाड़ियों का जिनके लिए रेसलिंग फेडरेशन आपके लिए नहीं बना है ब्रजभूषण जी। इस्तीफा देने को तैयार नहीं, कोई इस्तीफा मांग भी नहीं रहा। यशोवर्धन आजाद, क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? वो कह रहे हैं ना ये आखिरी टर्म है, पर मैं आरोपी होकर इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे कोई नॉर्मल सामान्य परिस्थितियों में कोई इस्तीफा देता है क्या? इस्तीफा तो नैतिकता का तकाजा होता है। आप अध्यक्ष पद पर हैं, इतने बड़े आरोप लग गए तो इस्तीफा दो, या सरकार में और जो बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, खेल मंत्री हो, वो कहें। सब जगह नील बटे सन्नाटा। सबसे पहले सरकार को इनको कहना चाहिए था कि आपने विश्वास मत हो चुका है, आप अपने इस्तीफा दीजिए। नंबर 2, सीधा एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए था। और तीसरा, अभी तक दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता प्रेस के सामने आके पूरे देश के सामने बयान देते कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण में क्या प्रगति हो रही है। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन लंदन के कमिश्नर ने यह कहा था जब वो पिछले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोविड के समय डांस करने के आरोप लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री के ऑफिस से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की जांच करेंगे। आपने खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए क्रिकेट का भी जिक्र किया, यशोवर्धन आजाद, और जो विनेश भी कह रही है, खिलाड़ियों की दिक्कत ये होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और उस पर तो राजनेताओं का कब्जा है, कुछ बोल दिया, किसी को बुरा लग गया तो भारी पड़ जाएगा। अब हम भारतीय क्रिकेटर्स की बात करें, ब्लैक लाइव्स मैटर, जब 2 साल पहले बवाल मचा था नस्ल भेद को लेकर, अमेरिका में तो काली पट्टी लगाकर हमारी पूरी क्रिकेट टीम घूमी थी। यहां पर हमारे पहलवान यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं, कोई काली पट्टी लगाने को तैयार नहीं है। कुछ लोग आए हैं, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान जैसे, बाकी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। मैंने आज ट्वीट किया है संदीप जी कि लड़ाई बीच में लड़ रहे हैं ये गौतम गंभीर और विराट कोहली,
लेकिन जो हमारी बच्चियां जो लड़ाई लड़ रही हैं जंतर मंतर पे बैठ के इस धूप और गर्मी में, थैंक गॉड कि पानी आ गया है, इनके लिए इनको समय नहीं है कि वो आकर इनका समर्थन करें इनके फाइट में, और अपना मैच फीस वो लाखों के लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन रेसलर्स के सपोर्ट में नहीं आएंगे। ये एक विडंबना है हमारे देश की कि इतनी ख्याति प्राप्त करने के बाद भी ये डरते हैं और किसी भी सही न्याय के लिए सामने नहीं आते हैं। ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है संदीप जी। बिल्कुल दंगल बन रही थी 2016 में, तो रोज फोटो खिंचवाते थे आमिर खान इन खिलाड़ियों के साथ, परिवार के साथ उठ बैठ करते थे। अभी गायब हैं, नदारद हैं। पर फिर से कानूनी पहलू पर आते हैं। के मनन बयान ही दर्ज नहीं किए गए। ये पूछताछ, ये कैसी पूछताछ है? जो मुख्य आरोपी है, पुलिस ने अभी तक संपर्क करने की जहमत ही नहीं उठाई है। बड़े भाई ने विस्तार पूर्वक बताया है। वो बयान क्या होता मैं बताता हूँ आपको। जब कोई भी एफआईआर फॉरेन ऑफेंस 376, 377, 354 आईपीसी, कोई भी सेक्सुअल एक्ट के लिए जब भी एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद 164 सीआरपीसी के तहत उसकी बात कर रहे हैं भाई साहब के इनका अभी तक वो बयान नहीं हुआ। वो बयान अर्लीस्ट होना चाहिए, जो बयान अभी तक नहीं हुआ। अगर 5 दिन एफआईआर को हो गए हैं तो 164 का बयान अभी तक। 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं मनन भाई। पीसीआर अगर विंडो नहीं बन रही है जगमती सांगवान की, 3 विंडो रखिए, जब मिल जाए फ्रेम उसके बाद लेकर आइए। आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए मैं बताता हूं, मुझे जो सबसे बड़ी चिंता है अब, चूंकि इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के तहत भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अभी तक 164 सीआरपीसी के तहत इनको प्रोसिक्यूटिक्स कहा जाएगा, जिस भी बच्ची के साथ जो भी अपना गलत काम, मैं तो जघन्य अपराध भी कहूँगा जो हुआ है, उस बच्चे का इनको 164 का बयान कराना होगा बिफोर द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट। वो नहीं कराया अभी तक। इससे ये जाहिर होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही रास्ते पे, सही दिशा में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं दबाव में है। वो दबाव बड़ा सामने दिखाई देता है। मैंने टीवी पे देखा है, एक बच्चे को, एक प्लेयर को स्टेज पे थप्पड़ मार रहा है जैसे उसने कुछ लेके खा रखा है। इससे ये क्या है? कौन है ये? हो सकता है दादा है, अपने एरिया में दादा है, एमपी एमएलए बनने के लिए दादा है, लेकिन देश को क्या समझ रहे हैं ये कि देश इनका बिकाऊ है, देश की जनता बिकाऊ है। ये बच्चियों ने, जिन्होंने हरियाणा जिस पे गर्व करता है, देश जिन पे गर्व करता है, और प्रधानमंत्री जी का ही वाक्य, उन्हीं के शब्दों को मैं ले रहा हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है। अगर बेटी आज इस तरह से मैं कहूंगा किस तरह से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर वो न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पे आई हैं, उस पे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अब एक प्राइवेट चैनल की बात है, डिले के मनन साहब, एक प्राइवेट चैनल को ऑन रिकॉर्ड। 1 मिनट, मुझे एक सेंटेंस पूरा करने दो। जी प्लीज प्लीज, सेंटेंस पूरा करने दो मुझे संदीप जी। संदीप जी मैं सेंटेंस पूरा करूं? करिए ना प्लीज, मैं रुका हुआ हूं। मैं आपको बताता हूं, डिले इन एफआईआर, एक तो 376 में या 354 में, ये सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि हमारे देश में एक ऐसी प्रथा है जिसमें हर लड़की, हर औरत अपनी इज्जत को छुपाने के लिए, बचाने के लिए, एफआईआर कराने के लिए इजीली कम फॉरवर्ड नहीं होती, आगे नहीं आती है, इज्जत पे दाग लगता है। चलो वो भी छोड़ दो। यहाँ तो एक तरह का, वो किस तरह से आप देख रहे हो उनका रवैया,
उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, अगर वो कैमरे के ऊपर ऐसी बातें करते हैं, शायद एक में मैं सुन रहा था कि यस मैंने एक मर्डर किया है। ये कोई मर्डर किया है आप तो सारी दुनिया के सामने कह रहे हो। अगर याद होगा आपको ये भी हवाला कहा, केस में एक मिनट साहब, दुनिया के सामने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में ये भी कहा कि हाँ मैंने एक महिला रेसलर, वो अपने पिता से बात करना चाहती थी, मोबाइल उस वक्त होते नहीं थे, कमी होती थी, तो मैंने अपना मोबाइल दे दिया और उसके बाद उसे गले लगा लिया। वो असहज हुई तो मैंने कहा मैं तो पिता की तरह गले लगा रहा हूं। ये तो कन्फेशन है। क्या इसका सीधे और स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती दिल्ली पुलिस? साथ में ये भी तो कह दिया मैं पिताजी के साथ में ये भी तो कह दिया मैं एज ए फादर कर रहा हूं, इंटेंशन कवर कर भाई। चलो मैं आपकी बिटिया को जाकर गले लगा दूं और कह दूं पिता या चाचा की हैसियत से कर रहा हूं, वो नहीं चाहती है, वो असहज है, तो ये तो कानूनी जुर्म हो गया ना। वो बच्चे को इंटेंशन पता है, उस बच्चे ने क्लैरिफाई करना है कि इनकी पिता की इंटेंशन थी या इनकी इंटेंशन दुर्भावनापूर्ण थी। मैं कुछ और बता रहा, मुझे कंप्लीट करने दो। आपको याद होगा हवाला केस में शरद यादव ने सिर्फ टीवी पे कहा था कि वो आदमी आया था, मुझे 3 लाख रुपए दे गया, उससे प्रोसिक्यूट हुए थे। नंबर 1। नंबर 2, आसाराम का लड़का 12 साल की डिले है, सजा हो गई है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसको, सूरत की कोर्ट ने करी है। 1 साल से ऊपर डिले है आसाराम की, आज तक 10 साल 12 हो गए, जेलों में सड़ रहे हैं दोनों, बेलें नहीं हो रही हैं। और उसमें कोई पॉक्सो एक्ट नहीं था। पॉक्सो में तो एंटीसिपेटरी बेल भी इजीली अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है तो ये अब तक एफआईआर के बाद सीधा उसका स्टेटमेंट बच्चों का कराते और उसको अरेस्ट करते जाकर, जो इन्होंने अभी तक किया नहीं। अब मेरी चिंता यही है कि सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के बाद देश का एक तीसरा पिलर डेमोक्रेसी का कहीं उस पे ना, मतलब अगर वहां डर नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, तो फिर भगवान ही मालिक है इस देश की जनता का। तो फिर क्योस की तरफ बढ़ रहे हैं हम तो, क्योंकि अगर भरोसा सुप्रीम कोर्ट में टूट गया लोगों का, अगर सुप्रीम कोर्ट से डर नहीं है इनको, तो फिर दुनिया कहां जाएगी। ये मेरे मित्र डॉक्टर सुनीता गोदारा, इसमें एक और पहलू है। आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा राज्यसभा सांसद भी हैं, नामचीन एथलीट रही हैं, वो आती हैं, वो सरकार का कोई संदेशा लेकर नहीं आती, वो अपना समर्थन देने के लिए वो शायद थोड़ा प्रायश्चित भी कर रही थी। वो कह रही थी कि ये तो सड़क पर बैठकर देश की छवि को दागदार कर रही है ये महिला पहलवान, और ये अनुशासनहीनता है। अब वो समर्थन में आ रही है, लेकिन सरकार का कोई संदेशा नहीं। क्या दर्शाता है ये? देखिए, ये जो समर्थन में आई है वो सिर्फ दिखावा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर दिया है। हम देख रहे हैं कि पुलिस लेट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो पूरी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारा स्पोर्ट्स लॉ जो कहता है, ओलंपिक चार्टर साइन किया हुआ है हमारी सरकार ने और हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। ओलंपिक चार्टर कहता है कि एक एथिक्स कमेटी होनी चाहिए जो न तो आईओए की होनी चाहिए, न गवर्नमेंट की होनी चाहिए। गवर्नमेंट उसको बनाएगी, लेकिन उसमें जो कमेटी के मेंबर्स होंगे वो बाहर के लोग होंगे। उसको कहते हैं एथिक्स कमेटी, जैसे इन्होंने नाडा बना रखा है। इस तरह की अगर कोई एथिक्स कमेटी होती तो बिहेवियरल मिसकंडक्ट में ब्रजभूषण सिंह के ऊपर भी एक्शन होता और पीटी उषा के ऊपर भी होता, क्योंकि उसने जो कहा हमारे देश के जो ज्वेल्स हैं, जो मेडल विनर्स हैं, एट पार उसी के जैसे, वो भी ओलंपियन है, वो भी ओलंपियन है, उनको अगर वो इनडिसिप्लिन कहती है सिर्फ इसलिए कि वो धरना देने बैठ गए, सिर्फ इसलिए कि वो पहले पुलिस में चले गए, पहले उसके पास क्यों नहीं आए, तो ये इसको कहते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और ओलंपिक चार्टर ये कहता है, स्पोर्ट्स लॉ ये कहता है कि जो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है उसको लाइफ बैन फ्रॉम स्पोर्ट्स है। तो अगर पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है, कोई भी नहीं कार्रवाई कर रही है, काश, पता नहीं इनके पास में एथिक्स कमेटी है कि नहीं, अभी भी आनंद फानन में ये एथिक्स कमेटी बनाए और वो कार्रवाई करेगी। 2 मिनट लगते हैं। आपने बताइए ब्रजभूषण जी कैसे तालियां बजा बजा के कह रहे हैं, और उन्होंने साक्षी के बारे में कितने गलत वर्ड यूज किए हैं। हैरेसमेंट एक्ट 2012 में आ गई थी, और उसके अंदर ये लाजमी है किसी भी संघ में, किसी भी फेडरेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हों,
कि आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में वो भी नहीं थी, बिल्कुल इनकी थी ही नहीं। यहां पूछे जा रहे हैं 12 साल बाद क्यों सवाल उठा रहे हो? अरे आपके पास कमेटी कहां थी और सरकार इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही? इन्होंने अभी बनाई, जब ये धरना देने बैठे हैं तब तो इन्होंने कमेटी बनाई है। यानी कि ये पहले ही अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर ये अपने स्पोर्ट्स लॉ के रूल्स फॉलो करे, ओलंपिक चार्टर के रूल्स फॉलो करे, तो ये जितने भी मिसबिहेवियरल कंडक्ट्स हो रहे हैं ना, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सबको ये स्पोर्ट्स से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वो रूल है। और हमारा स्पोर्ट्स लॉ बहुत तगड़ा है, पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान नहीं फॉलो करता। बनाते ही नहीं है कमेटी, और जो कमेटी बनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर वो आउट ऑफ पर साइट हो जाती है। सुनीता गोदारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी थूथू हो रही है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया संज्ञान नहीं ले रहा है, हमारी सरकार नहीं ले रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ जो है, जो भारत में एशियन चैंपियनशिप होने वाली थी, उसको रद्द कर दिया और उज्बेकिस्तान ले गए। इससे ज्यादा सरकार और देश की साख पर बट्टा क्या लग सकता है कि भारत में एशियन चैंपियनशिप कराने लायक माहौल ही नहीं है। यह कह रहा है ना आसान भाषा में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ। बहुत नुकसान हो रहा है संदीप जी, बहुत नुकसान हो रहा है स्पोर्ट्स का। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सो मोटो एक्शन ले सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, अभी फ्राइडे को फिर से कार्रवाई है, फ्राइडे नहीं कल ही हो रही है, फ्राइडे को छुट्टी है तो कल ही हो रही है वो कार्रवाई। कर सकता है, वह बहुत अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अब वो पूरे एक्शन ले सकता है, इनको नोटिस दे सकता है कि एथिक्स कमेटी क्यों नहीं है, इनको नोटिस दे सकता है कि अभी तक वो इस रिपोर्ट का क्या हुआ, जो आउट ऑफ साइट हो गई इनकी कमेटी, और कमेटी में क्या क्या नहीं हुआ। आप YouTube चैनल खोल के देख लीजिए, बबीता फोगाट के आप स्टेटमेंट देख लीजिए कि वहां से उससे पेपर छीन लिए गए। मतलब कमेटी का भी मजाक बना के रख दिया। नहीं, कमेटी, ये दो जो कमेटी बनी, उसमें जो खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी थी, उसके कुछ अंश सामने आ रहे हैं कि ढांचागत त्रुटियां हैं, जो मिलना जुलना ज्यादा होना चाहिए संघ के अधिकारियों और खिलाड़ियों के बीच। उसके अलावा पूरी रिपोर्ट है कहां वो? और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की रिपोर्ट कहां है? ये कोई हमें क्यों नहीं बता रहा सुनीता गोदारा? जो मेन मुद्दा है ना, उससे ये लोग हट रहे हैं। कभी कह देंगे ये पॉलिटिकल हो रहा है, कभी कुछ। अरे भाई, पॉक्सो एक्ट लगा है तो उस पे क्या हो रहा है? बृजभूषण जी अब बड़े आराम से हर चैनल पे इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहे हैं, उस पे कौन एक्शन लेगा? तो अब तो बस एक सुप्रीम कोर्ट पे का आसरा है कि वो सो मोटो एक्शन ले, और इनको वो भी ऑर्डर पास कर सकते हैं इनको बैन करने के लिए, क्योंकि इनकी एथिक्स कमेटी तो है नहीं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट पे पूरा आसरा है कि वो एक्शन ले ले, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये ना तो हमारे स्पोर्ट्स के लिए अच्छा हो रहा है, ना इन नामचीन खिलाड़ियों के लिए अच्छा हो रहा है। बताइए, ये सब मेडल विनर थे, अभी जितने टूर्नामेंट्स आने वाले हैं उन सब में इनको मेडल मिलते। हिंदुस्तान के इतने मेडल सड़क पे बैठे हुए हैं, इतने मेडल विनर सड़क पे बैठे हुए हैं, वो मेडल गायब हो जाएंगे, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत त्रासदी में है ये लोग, बहुत ही। और देखो, जब ये क्या कहना है, जो लोग ये कहते हैं ना कि अब क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए। अरे भाई, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है ना, तब एकदम से लड़की बाहर नहीं आती है। वो सही कह रही है विनेश कि उस समय हमें अपना करियर प्यारा था, और तो पानी जब सर से गुजरा तब वो मैदान में या सड़क पर उतरी। इसमें एक और चीज, यशोवर्धन आजाद, जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी एक नैरेटिव चला था, अरे ये किसान, ये कौन से किसान, ये तो BMW मर्सिडीज में घूमते हैं, अरे ये तो जीन्स पहनते हैं, अरे ये तो बड़े होटल में खाना खाते हैं, ये अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, ये लैपटॉप का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहलवानों की बात आती है तो जी रेस्टोरेंट में बैठे खा रहे हैं। मैंने इसलिए विनेश से वो सवाल पूछा, 50-50 लाख के वकील कहां से आ गए? अब वो कपिल सिब्बल का जिक्र कर रहे हैं। मुद्दा कुछ और होता है, राजनीति हावी हो जाती है। यही पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है क्या जिसमें हम जीने लगे हैं?
सवाल ये है संदीप जी, दुख की बात यह है कि भारतवर्ष में कोई भी जब न्याय के लिए लड़ता है तो उसमें सबसे पहला प्रश्न ये होता है, क्या ये ऑपोजिशन का मामला है, क्या ये हमारा मामला है, क्या इस प्रकरण को सुलझाने से हमें वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये अभी समझा गया है कि कर्नाटक की जो समस्या है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सरकार शायद अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए कर्नाटक पे ज्यादा ध्यान देना है। वहां बजरंग दल पे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चियां खड़ी हैं और बजरंग पूनिया जो बैठा है वहां पर, और जी हाँ, तो इसलिए ये आवश्यक है। मुझे अभी भी अगर सरकार को कोई शर्म है तो सबसे पहले वे ब्रजभूषण जी को बाइज्जत बोलेंगे कि आप निकल जाइए यहां से। दूसरी बात, इसमें तत्काल विवेचना में सबसे पहले 164 का बयान जो हम मनन साहब अभी से कह रहे हैं वो होना चाहिए। तीसरा, इस रेसलिंग बॉडी को बिल्कुल भंग कर देना चाहिए और इनको न्याय दिलवाना चाहिए। नहीं, और ये सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं यशोवर्धन जी, इंसाफ का तकाजा नहीं, हमारी सभ्यता का भी तकाजा है, हमारे संस्कारों का भी तकाजा है। देखिए, सिर्फ ये कह देना आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देश को यह तो मालूम हो कि पहलवान सच बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह शरण सच बोल रहा है। आने दीजिए ना सत्य को सामने। कौन बदनाम कर रहा है, कौन बदनुमा दाग है देश के लिए, यह सामने आए ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी सील बंद लिफाफे का सिस्टम, जैसा कि आपने कहा, दूर नहीं हो रहा है। और दुख की बात यहां पर सील बंद लिफाफे में जो पीड़ित वर्ग है उनके वकील देना चाह रहे हैं कुछ एडिशनल जानकारी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है पहले वाली, उसके बारे में तो अभी तक भी कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, न किसी को अभी तक पता लगा है कि वो कौन सी ओवरसाइट कमेटी थी जिसने क्या बताया। और दूसरी बात जो डॉक्टर सुनीता गोदरे ने बिल्कुल सही कही, वो सबसे पहली बात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो कमेटी होनी चाहिए। ना तो वो कमेटी थी, और कमेटी उन्होंने आनंद फानन में बनाई तो उसमें सही लोग थे नहीं। तो अब इस तरह के सब तरह के अगर वायलेशन हो तो ये तो रेसलिंग बॉडी को बंद करना चाहिए सबसे। नहीं, ये दूसरे तरह का दंगल सज गया है। क्या आखिरी सवाल के मनन साहब, वो किसान आंदोलन में ना, वो किसान ये तो नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बलात्कारी हैं। अब खिलाड़ियों के लिए भी ये नैरेटिव चल पड़ा है। सत्य की खोज होनी चाहिए ना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों के आरोप बिल्कुल सही हैं, पर हमें पता होना चाहिए हुआ क्या था, बजाय इसके कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव चला दे यहां पर। यूसी संदीप जी, जब निर्भया का मामला हुआ था ना, उस समय दिल्ली की सड़कों पर आपने देखा था क्या हाल था। जो भी एक बिटिया थी मेरे देश में, उसी तरह से मेरा ख्याल है ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इस केस से भी किसानों के आंदोलन में भी यही हुआ था कि धीरे धीरे करते करते कई बार सरकार या कई बार कुछ संगठन किसी आंदोलन को बहुत छोटा सा समझ के कि मच्छर मक्खी की तरह इसको दबा देंगे, लेकिन ये भूल में होते हैं। दूसरा, मैं आपको याद होगा निर्भया वाले मामले में कुछ सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी थी जिसका गठन हुआ था, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। उस गाइडलाइंस को भी आज ब्रिजभूषण तार कर रही हैं, कोई परवाह नहीं कर रही हैं। प्रोसिक्यूटर्स का नाम हमेशा विदहेल्ड किया जाता है, वो तो चौराहे में चौड़ा होकर ऐसे बातें कर रही हैं, लगता है कि कानून नाम की चीज, या तो कानून पता ही नहीं, अगर पता है तो कानून को मानते ही नहीं है। मेरा कानून कुछ नहीं कर सकता, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, वो तो दिखाई दे भी रहा है। मैं जिस तरह से पहले भी आपको कह रहा था, और यशोवर्धन जी भी आपको बता रही हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मंशा अभी तक मुझे साफ नजर नहीं आ रही है। किसके प्रेशर में है? पर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आई टोटली रन आउट ऑफ टाइम। डॉक्टर सुनीता गोदारा, एक क्रिस्प कमेंट प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि सिर्फ अभी तक क्या हो रहा है कि बिल्कुल साफ दिख रहा है, वीडियोस है चैनल्स में,
ब्रजभूषण सिंह पूरी तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहे हैं, उनपे अब कल अगर संज्ञान ले ले सुप्रीम कोर्ट तो ये बहुत सही होगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट को ही एथिक्स कमेटी बनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये इन्होंने सारे रूल्स वायलेट किए हैं। इन्होंने ना तो सुप्रीम कोर्ट को ही क्या एथिक्स सिखाने होंगे? एथिक्स की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है, हमारी बहन बेटियों की लड़ाई है, और इसकी सच्चाई, इसकी तह तक हम जाने की जहमत भी उठाएंगे, या अभी हमारे नेता चुनाव में मस्त हैं और पहलवान त्रस्त हैं? कब तक? नमस्कार।